सुप्रभात मान्यवर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दरअसल शिक्षा प्रणाली की, रूस की शिक्षा प्रणाली। आप जानते हैं हमारे भारत में जो शिक्षा है इस पे ज़्यादातर जो ध्यान है सरकारें नहीं देती है, कोई भी सरकार हो। यहाँ पे हर चीज़ के लिए समय है, हर चीज़ के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षा के लिए यहाँ पे पैसा नहीं है। हम लोग इतना पीछे क्यों हैं कि हमारे देश के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको विदेशों में जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, और जिसमें से रूस एक है। आप सब लोग जानते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बहुत सारे भारतीय बच्चे रूस जाते हैं। रूस के अलावा और भी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं बहुत छोटी छोटी, वहाँ पे भारत के बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं। तो आज हम लोग ये समझना चाहेंगे कि दरअसल हमारी शिक्षा प्रणाली में और बाहर की शिक्षा प्रणाली में क्या फ़र्क है, और ये हमसे इतना आगे क्यों है। रूस में जो साक्षरता दर है वो इस समय 99.6% है। आप मान के चलिए लगभग रूस में लगभग लगभग सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। इतनी ज़्यादा साक्षरता दर इवन यूरोप में भी नहीं है, और बाकी जो पश्चिमी देश है वहाँ पे भी नहीं है। और रूस में जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा है कि यूरोप से बच्चे रूस में पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे एक मिले थे, वो जर्मनी से थे। आपने देखा 2021 की वीडियो में, आप देखिएगा, वो मुझे मिले थे तो वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो यूरोपियन बच्चे हैं वो रूस पढ़ने आते हैं। और रूस में एक चीज़ और है कि रूस में जो पढ़ाई है वो रशियन में ही होती है। और जितने भी विदेशी स्टूडेंट्स जाते हैं, इवन हमारे जो इंडियन जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका पहला साल तो सिर्फ और सिर्फ रूसी भाषा सीखने में चला जाता है। अब इस पूरे डिस्कशन के लिए हमें चाहिए होगा कोई रूसी व्यक्ति, और मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं। उनसे अच्छा इस डिस्कशन के लिए और कौन हो सकता है। उनका नाम है इलिया। वो भारत से पढ़ाई की है उन्होंने। एक रूसी व्यक्ति होने के नाते बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो आइए आज बात करते हैं इलिया भाई से रूस की शिक्षा प्रणाली पे। इलिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत सारे लोग इलिया भाई को जानते हैं, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आगे देखेंगे कि इलिया भाई हिंदी में बात करेंगे एक रूसी नागरिक होने के नाते। तो अगर आप ये पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये हिंदी बोलते हैं और इनको शब्दों का जो ज्ञान है, जो हिंदी का ज्ञान है इतना ज़्यादा, वो किस तरह से है, तो आप एक प्लेलिस्ट होगी 2023 की जिसमें मैं रूस इनके घर गया था, आप वो देखिएगा। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं आज रूस में शिक्षा प्रणाली की। तो इलिया भाई, थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि रूस में जो साक्षरता दर है, मैं हैरान हो गया देख के कि लगभग 99.6% वहां पे जी हाँ। साक्षरता दर है। ये और बिल्कुल सत्य है। ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत सत्य। हैरानी की बात थी कि रूस जैसे देश में जो साक्षरता दर है वो इतनी ज्यादा है। थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो साक्षरता दर है, क्या ये पहले से ऐसी है, या थोड़ा संक्षेप में आप बताइएगा, या इस बीच में कोई बदलाव हुआ है जिस वजह से रूस में जो साक्षरता है वो इतनी ज्यादा बढ़ी है। जरूर हुआ। जरूर हुआ। देखिए, विश्व में समय के साथ साथ साक्षरता तो बढ़ती जाती है। जी। भारत में भी पहले 22 साल पहले, 25 साल पहले तो 52% था। जी। 52%। अभी कितना है देखिए। और अब हम तुलना करते हैं आजादी का समय लेकर, जी। हम क्या देख पाएंगे। देखिए, दरअसल ये है, किसी भी राष्ट्र को खत्म करने के लिए आपको किसी प्रकार का हथियार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जी न बिल्कुल। कोई न कोई बम वर्षक। बस आप साक्षरता को और शिक्षा को खत्म कर दे, बस कुछ नहीं बचेगा। जी ये बिल्कुल। क्योंकि किसी भी राष्ट्र निर्माण करने में जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, या शिक्षा व्यवस्था, जो कुछ भी कहो, यही एक महत्वपूर्ण ईंध है। जी। आपने पूछे कि क्या पहले ऐसा कभी था? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। मध्य युगीन रूस ले लो, करीब से देखो, तो वो आधुनिक तालिबान के समान था, जहां लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और बस पढ़ना लिखना, हिसाब करना, मठों में, गिरजाघरों में पढ़ाया जाता था।
अच्छा। एक बात है। तो यहाँ स्कूल नहीं थे। और पेत्र प्रथाम पेत्र प्रथाम के शासन काल से लेकर रूस में साक्षरता में वृद्धि आने लगी। यानी आपको वो ये एक इन दिखा है, जहाँ चायखाना है, जी। जहाँ परोनिश का पहले स्कूल बनाया था। कब? 1703 में। 1700। उसी साल, हाँ, उसी साल हम्म। पितरबुर्ग की स्थापना की गई थी। समय के साथ साथ यहाँ के लोग पढ़ने लगे। जो हम आजकल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ये वही यूनानी लिपि है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कुछ त्रुटियां हटाई गई थी, क्योंकि तब पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था। मैं तो चर्च स्लावोनिक जुबान तो अच्छी तरह जानता हूँ, मगर ज्यादातर लोग चर्च स्लावोनिक जुबान तो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यही प्राचीन बुल्गेरियन या प्राचीन सर्बियन की एक बोली थी। हाँ। यहाँ धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल शहरों से गांव में आने लगे, तो वहां भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। फिर भी स्कूल में प्रणाली में इतना सुधार नहीं आया, लेकिन किताबें बहुत अच्छी थी। जो बाद में सोवियत कालीन स्कूल शिक्षा प्रणाली का बहुत मजबूत बुनियाद बना था। यहाँ बुढ़ों को, बच्चों को जानबूझकर क्या है पकड़ कर स्कूलों में बिठाया जाता था। अच्छा, आप कह रहे हैं सोवियत काल में जो पढ़ाई है उस पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा। और जोर दिया जोर दिया जाने लगा। उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया, बहुत जोर दिया गया था, अच्छा। क्योंकि सबसे पहले सोवियत सोवियत प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था यहाँ की साक्षरता में क्या है, वृद्धि वृद्धि लाना। जी। क्योंकि यहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जी। मेरी जो प्रणाली थी वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। मेरे जो दादी थी वो भी पढ़ना लिखना कम जानती थी। अच्छा। हाँ, मगर मेरे रिश्तेदारों में कोई भी अनपढ़ नहीं था। हाँ, बाद में जी। जी। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 1952 के अंदर यहाँ के बच्चों को स्कूल में फीस जमा करना पड़ता था। हाँ, यहाँ भी लोग सोचते हैं कि क्रांति ही के बाद हमारे जो शिक्षा प्रणाली वो निशुल्क थी। ये भी गलत है, मगर फीस बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी कि अच्छा। लोग अपने बच्चों को पढ़वा सके। और ये अधिकार नहीं था, वो थी अनिवार्यता। जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़वाते थे उन पर क्या है, फाइन लगता था। अच्छा। जुर्म जुर्म लगता था, हाँ, अच्छा, जुर्माना। यानी कि जो नहीं हाँ, पढ़ाते थे उनको उन पे फाइन लगता था। उन पर फाइन लगता था, हाँ। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो धीरे धीरे इन 20-30 सालों में रूस विश्व का, सोवियत संघ विश्व का सबसे शिक्षित देशों में आ गया। अच्छा, क्या बात है। हाँ, 20-30 सालों में हाँ। ऐसा कोई देश नहीं था, अमेरिका भी ऐसा नहीं था, जी। जहां सभी को लिखना पढ़ना आता था। समझना, थोड़ा सा समझना चाहूंगा, जो अभी आधुनिक प्रणाली है जी, रूस हाँ में जी, कितने उम्र के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं? पहली उम्र क्या है स्कूल जाने की? हाँ, ठीक है, ये बताता हूँ। यहाँ 7 साल की उम्र से बच्चों को सिखाया जाता है। मैं 8 साल की उम्र गया। 7 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाता है? हाँ, तब तक वो किंडरगार्टन जाता है। अच्छा, किंडरगार्टन जाता है। ठीक। हाँ, यानी कि कक्षा और एक में बाद जो बच्चा होगा रूस का वो 7 साल का होगा। ये ज्यादातर बच्चे 7 साल की उम्र प्रवेश करते हैं। अच्छा। बाद में
मैं जब पढ़ता था तो मेरा पांचवी कक्षा नहीं थी, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा नहीं थी, तीसरी कक्षा और बाद में पांचवी कक्षा। अच्छा, तीसरी के बाद। छलांग, मैंने छलांग मारी, मैंने छलांग मारी। अच्छा, ऐसा क्यों? जमाना ऐसा, जमाना ऐसा था, हम भी नहीं समझते। मैं ये जानना चाहता हूँ इलिया भाई कि अंग्रेजी भाषा का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जैसा हम देखते हैं रूस में नहीं, अंग्रेजी भाषा बहुत नहीं, कम आती है। वो सरकारी नहीं है, वो सरकारी भाषा नहीं है। न फ्रांसीसी थी, न जर्मन थी। हाँ, हालांकि यहाँ ज्यादातर लोग फ्रांसीसी जर्मन भी बोलते थे, लेकिन वो सरकारी तब तक नहीं बन पाई है ये। और देखिए, यहाँ पूरे देश में ऐसे 3 स्कूल है जहां बच्चों को बिल्कुल शुरू से कम उम्र से हिंदी पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या बात है। हाँ, ये है एक पीटरबुर्ग में, एक मॉस्को में, एक और व्लादिवोस्तोक में। ऐसे 3 स्कूल है जहां बच्चे बचपन से हिंदी सीख सकते हैं। मैं वहां पीटरबुर्ग के एक शिक्षक भी जानता हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ से भारतीय जो वहां रहते हैं उनके बच्चे हैं नहीं, कि? नहीं, भारतीय बच्चे केंद्रीय विद्यालय, मॉस्को में स्थित केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। मॉस्को, हाँ, क्योंकि विश्व के 3 ऐसे शहर है जहां केंद्रीय विद्यालय को खोल दिया गया था। वो है तेहरान, काठमांडू और मॉस्को। मात्र 3 शहर है, जी मात्र जी। 3 नगर है। मैं जी ये हाँ। जानना चाहता हूँ कि रूस में जो एक हाँ, विद्यार्थी है, छोटी उम्र से ही उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है? जैसे कि मैं भारत के लिए आपको बताऊं कि भारत में जो आज भी जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे फीस जो है लगभग ना के बराबर है। और बच्चों को जो है अब तो पहले नहीं होता था ये, अब तो बैग के साथ में जो उसके किताबें हैं या उसकी नोटबुक्स हैं ये मुफ्त में दी जाती है। और भारत में एक मिड डे मील की भी एक जो है स्कीम चल रही है जिसमें कि बच्चों को खाना दिया जाता है जब तक वो स्कूल में है। यहाँ सारे के सारे स्कूल मुफ्त में है। हाँ, जो निजी स्कूल है इनको लोकप्रियता ना के बराबर है, अच्छा। मकबूलियत बिल्कुल नहीं है इनकी। अच्छा। एक बात है, क्योंकि ऐसा है कि स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हैं, शिक्षक भी अच्छे हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल के बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। एक बात है। और शिक्षकों की वेतन बहुत छोटा है कि अब तो वहां बस 55 से लेकर 80 तक जितने शिक्षक होते हैं, 80 उम्र तक। जी समझ गए ना? जी। वह अब नई पीढ़ी के लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों? एक बात है, अनुशासन की कमी है। कोई भी बच्चा कुछ कहे तो वो किसी भी शिक्षक को आंदोलन भी करा सकता है। अच्छा। सोशल का आरोप लगाता, झूठा आरोप लगाता है वो तो। जो हिंदुस्तान में महिलाएं करती हैं पैसा कमाना ना, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ बच्चे कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ एक मेरा दोस्त है पड़ोसी, तो वो 1 साल के लिए स्कूल गया था, भाग गया वहां से, क्योंकि 18,000 में तुम्हें वहां दिन भर रहना पड़ता है। 18,000 में। अच्छा, रूस में जो एक शिक्षक की जो सैलरी है वो लगभग 18,000 के आसपास है हाँ, जी हाँ, सरकारी स्कूल में, जी हाँ। जो कि भारत के मुकाबले लगभग 5 गुना कम है। हाँ, 5 गुना। क्योंकि मैं कहूँ ना, अंतर यह है, मेरी बंगलुरु की माताश्री ने मुझसे पूछा कि रूस में इतने पढ़े लिखे लोगों की क्या जरूरत है, इतनी संख्या में। यहाँ शिक्षक की कोई भी मूल्य नहीं है। इस देश में ज्यादातर लोग किसी डिग्री को रखवाले हैं, यानी तुमको बिना डिग्री के, बीए के, एमए के कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे टॉयलेट साफ करने की। अच्छा। हाँ, ये तो समझे? ये बात है। अब क्या है, अब बच्चों को और कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे ड्रोन बनाना। अच्छा। समझे? जी अभी युद्ध तो चल रहा है ना, जंग तो रुकने वाले नहीं है। तो बच्चों को क्या है, देशभक्ति भी पढ़ाई जाती है। अब ऐसे भी संस्थान ये होते हैं जो अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषा है और ये शत्रुओं की भाषा है। तो
प्रश्न उठ जाता है। अब तो रूस की दोस्ती अफ्रीका से है, तो अफ्रीका में अंग्रेजी फ्रांसीसी भी बोली जाती है। अब रूस की दोस्ती भारत से है, जी। मित्रता है, तो वहां भी अंग्रेजी चलती है, तो अंग्रेजी कैसे हटाई जा सकती है? उत्तर पूर्व में अंग्रेजी की बजाय चीनी और जापानी पढ़ाई जाती है। जी। अच्छा, इसका एक उदाहरण मैंने मॉस्को एयरपोर्ट पे देखा था कि पहले वहाँ पे जो भाषाएं थी उसमें रूसी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में लिखा रहता था। लेकिन हाँ जब मैं अभी होके आया रूस, तो वहाँ पे अंग्रेजी को कई जगह पे हटा के वहाँ पे चीनी भाषा में साइन बोर्ड लिखे हुए हाँ। थे। और आज मुझे केएफसी में अनाउंसमेंट भी वहाँ पे। केएफसी में मुझे भी वही देखा है। केएफसी में भी चीनी भी है, चीनी मौजूद है। अच्छा, तो यानी यहाँ कि चीनी भाषा बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, लेकिन ये संभव शायद से हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले वहां पे जो मेट्रो थी, मॉस्को मेट्रो, तो वहां पे अंग्रेजी और रूसी भाषा दोनों में हाँ अनाउंसमेंट होता था, तो हमें हाँ थोड़ी सी सुविधा हो जाती थी समझना। लेकिन जब मैं 2023 में वहां से होके आया, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रूसी भाषा में हो रही थी, और वो समझना बड़ा मुश्किल होता था। बस सिर्फ वो नाम हाँ। मुझे समझना ये होता ये था कि कौन से स्टेशन का ये भी नाम एक बता। प्रकार का ये भी एक प्रकार का पगलपन है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सुविधाओं की, और रूस के जो स्कूल हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रूस के जो स्कूल हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। क्योंकि एक बार मैं अपने मित्र के साथ में बेलगोरोड रीजन के एक गांव में घूम रहा था, बिल्कुल एकदम खाली खेत थे, और बीच में मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी एक बिल्डिंग दिखाई दी। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये स्कूल है। मैंने कहा इतना खूबसूरत? कहते हाँ। तो मैंने कहा यहाँ तो कोई आसपास में कोई ना कोई बड़ा गांव है ना कोई बड़ा सेटलमेंट है, तो कहाँ से आते हैं बच्चे? कहते हैं आसपास के छोटे छोटे गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि मैं पढ़ रहा था कि रूस में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं और भी दी जाती हैं। जैसे कि अगर वो मेट्रो में सफर करना चाहते हैं, तो मॉस्को मेट्रो में जो महीने का पास बनता है वो लगभग 2750 रूबल का है। लेकिन एक हाँ विद्यार्थी के लिए वो सिर्फ 400 रूबल का है। और इसी तरह से हाँ अगर वो कहीं ट्रेन में सफर करता है, जी, तो आम ऐसा आदमी है। आम आदमी के लिए ऐसा जहाँ पे 2000 की टिकट होगी, तो उनको 50% की छूट है। यानी कि वो सिर्फ 1000 रुपए में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में या कहीं पे भी जा सकता है। तो बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सच साथी। आपने खुद भी भारत से पढ़ाई की है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो रूस को भारत से सीखनी चाहिए, और ऐसी क्या चीज है जो भारत को रूस से सीखनी चाहिए पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले ये मैं बताता हूँ। ये देखिए, जो भारतीय शिक्षा नीति है, जो भारतीय क्या है शिक्षा प्रणाली है, यही अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की संतान है। ये एक बात है। और रूसी शिक्षा प्रणाली यही जर्मन शिक्षा प्रणाली की संतान है। ये बात है, अलग है। में? तो जो भारत में लोग भारत में लोग रूस से क्या सीख सकते हैं? ये जो उम्र है मजा लेने की, पढ़ाई करो, अनुभव प्राप्त करो, ये बात। और रूस में भारत से क्या सीखे? शिक्षकों के प्रति आदर, आदर। हाँ, नीति के प्रति आदर, एक बार है। और रूस में परीक्षा पास करना बहुत आसान है, भारत में मुश्किल है। तो चलिए, समय समाप्ति की ओर जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और रूस में जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह काम करती है, ये आपसे जान के बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों में से भी जो लोग कुछ भी पूछना चाहें, क्योंकि आने वाले कुछ समय तक जो वीडियोस हैं वो मैं इलिया भाई के साथ भी बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है बीच बीच में मुझे बताते रहते हैं कि इलिया भाई से बात करनी है और आप रूस के बारे में जानना चाहते हैं। अभी भी मैंने ठीक इसीलिए ये निर्णय लिया कि इलिया भाई से बात करके ये रूस की शिक्षा प्रणाली के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि रूस में जो शिक्षा है वो किस तरह की है। तो आने वाले समय में इलिया भाई से हम फिर से मुलाकात करेंगे एक अलग किसी और विषय पे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।